हेलो बच्चों, तो एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं सूरज पांडे अपने चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। और मैं परसेंटेज पार्ट 5 आपके लिए लेके आया हूं। इसमें और भी कुछ नए ट्रिक्स लेके आया हूं। पिछले बार हम लोगों ने पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े थे, उससे रिलेटेड अलग अलग टाइप के ट्रिक्स पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्रिशिएशन फार्मूला। डिप्रिशिएशन मीन्स होता है डिक्रीज। हम लोग देखेंगे किस टाइप का प्रॉब्लम होगा डिप्रिशिएशन, हम लोग उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाएंगे। चलो देखते हैं आखिर डिप्रिशिएशन है क्या, उससे रिलेटेड किस टाइप के ट्रिक्स हमारे बनते हैं। तो डिप्रिशिएशन जनरली डिक्रीज का मीनिंग देता है, मतलब वो घटते हुए बताता है आपको। देखो क्या कहता है, इफ द प्रेजेंट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज पी, देन प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर n years एट एन एनुअल डिक्रीज ऑफ r% इज गिवन बाय। ये होगा क्या मैंने कह दिया, इसका कहने का मतलब है कि द प्रेजेंट प्राइस, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट प्राइस हमारा P है, ठीक है। देन प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर n ईयर्स, n सालों के बाद उस आर्टिकल का रेट क्या हो जाएगा। अगर हर साल डिक्रीज कर रहा है वो r%, हर साल उसका रेट डिक्रीज कर रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है। और डिप्रिशिएट का उल्टा एप्रिशिएट होता है। एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज कर रहा है और डिप्रिशिएट मतलब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सा फॉर्मूला है ये हमारा पहले आता था पॉपुलेशन में प्लस में आता था, यहाँ माइनस में आएगा। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है, P इज इक्वल टू 100 माइनस R अपॉन 100, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों हमारा एक ही फॉर्मूला है। वहाँ पे पॉपुलेशन में हमारा इंक्रीज होता तो प्लस का साइन लगाते, यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो सिंपली आप लोग माइनस का साइन, सेम फॉर्मूला से आपका सॉल्व होगा। क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा हमें। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो किसी, इफ़ द प्राइस ऑफ एन कार इज़ 5 लाख, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स। 2 सालों के बाद उस कार का प्राइस क्या होगा इफ़ रेट डिक्रीजेज 25% एनुअली। अगर हर साल 25% उसका डिक्रीज हो रहा है रेट, तो बताओ 2 सालों के बाद उस कार का एक्चुअल रेट क्या हो जाएगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास P का वैल्यू क्या दे रखा है 5 लाख, डिक्रीज N का वैल्यू क्या दे रखा है 2 सालों में, रेट क्या है उसका 25%। तो रेट आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों बाद क्या हो जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 25 अपॉन 100 की पावर n। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, बस हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये हमारा आ गया 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 100। ये 2 0 कट गया। अब 75 को अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 000 और 5 5 जा 25, 2 7 5 जा 35 और 2 37, 3,75,000। 2 सालों के बाद उसका रेट क्या हो जाएगा उस कार का 3,75,000। पहले ईयर्स में 25% डिक्रीज हुआ, फिर दूसरे साल में 25 हुआ, तो फाइनली 2 सालों के बाद उस कार का जो कॉस्ट होगा वो 3,75,000 हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है, हमने जो ट्रिक पढ़ा, वो ट्रिक हमारा यहाँ पे काम आया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारा ट्रिक क्या कहता है। नेक्स्ट ट्रिक है कि इफ़ द प्रेजेंट प्राइस इज P, मान लेते हैं हमारा जो प्रेजेंट प्राइस है किसी भी आर्टिकल का वो P है, देन प्राइस n ईयर्स पहले उस आर्टिकल का रेट क्या होगा इफ द रेट डिक्रीजेज R% एनुअली गिवन बाय प्राइस P इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस R बाय 100। तो देखो हमने जो क्वेश्चन पहले पूछा था इससे पहले वाले ट्रिक में, वो था आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद क्या होगा, और 2 सालों के पहले 2 साल पहले क्या था। तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो अगर हमारे पास क्या था तो उसी क्वेश्चन का रेसिप्रोकल यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन में। देखो
अगर हमने वहाँ पे बनाया था उसमें 100 माइनस आर अपॉन 100 था, यहाँ पे 100 अपॉन 100 माइनस आर है। सेम क्वेश्चन है, बस हमने अंदर वाले को रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। ये ट्रिक आपको दिमाग में रखना है, जब कभी आपको करने के लिए बोला जाए आप ये ट्रिक यूज़ करोगे। तो यहाँ हम लोग 2 ट्रिक तो पढ़ लिए, लेकिन इससे रिलेटेड अगर हमारा कंबाइंड क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसा करें। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, मैं आप लोगों को ये करके बताता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि अ बिल्डिंग वर्थ रुपीज 1,33,100, एक बिल्डिंग है जिसका कॉस्ट हमारा ये दे रखा है। फिर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द लैंड वर्थ, एक जमीन पे वो घर बनाया गया और उस जमीन का रेट है 7, एक मिनट लग रहा है मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया लिखने में, 7,29,000 है, 7,29,000। उस जमीन का जो रेट है वो 7,29,000 है। बिल्डिंग का रेट है 1,33,000, 1,33,100 हमारा रेट है बिल्डिंग का। और वहाँ पे जो लैंड, जिस लैंड पे वो बिल्डिंग बना है उसका रेट है 7,29,000। फिर कह रहा है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों के बाद, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों के बाद, विल द वैल्यू ऑफ बोथ, दोनों का रेट, बिल्डिंग का भी और लैंड का भी, दोनों का रेट क्या हो जाएगा, सेम। दोनों का रेट क्या बोल रहा है हमारा, सेम। दोनों का रेट क्या पूछ रहा है आपसे कि वो सेम हो जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक, कितने सालों के बाद बिल्डिंग का रेट और इसका सेम हो जाएगा अगर इफ द एप्रिसिएट, लैंड का जो रेट है वो एप्रिसिएट कर रहा है 10% पर एनम, हर साल 10% इंक्रीज कर रहा है। लैंड का जो रेट है हर साल 10% इंक्रीज कर रहा है। एंड द बिल्डिंग डिप्रिसिएट एट 10% पर एनम, मैंने शायद उल्टा लिख दिया है इसको, 10% मेरे ख्याल से ये इंक्रीज कर रहा है, मैंने उल्टा लिख दिया मेरे ख्याल से। अगर रेट अगर इंक्रीज होगा तो बात नहीं बनेगा। इफ द लैंड एप्रिसिएट 10% पर एनम, बिल्डिंग डिप्रिसिएट 10% पर एनम। चलो ठीक है, अगर लैंड हमारा एप्रिसिएट कर रहा है और लैंड डेप्रिसिएट कर रहा है और बिल्डिंग एप्रिसिएट कर रहा है, इस कंडीशन में हमारे पास क्या कर रहा है, तो मान लो कि n ईयर्स, हम यहाँ लिख देते हैं, लेट इन n ईयर्स द रेट, द वैल्यू ऑफ बोथ इज सेम। एक तो 10% हमारा एप्रिसिएट हो रहा है और एक हमारा 10% डिप्रिसिएट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन सही था, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ये लैंड का जो कॉस्ट है वो ये वाली हमने गलत लिख दिया, 7,29,000 नहीं है वो हमारे पास था 72,900 था, वो थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया। वही मैं सोचूं एक का रेट ज़्यादा कैसे हो सकता है। ठीक है, जो लैंड का कॉस्ट है वो 72,900 है और बिल्डिंग का कॉस्ट हमारा 1,30,000, मतलब बिल्डिंग का रेट घटेगा और ज़मीन का रेट बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में कोई एक ऐसा कंडीशन जब तब आएगा, ज़रूरी आएगा, जब दोनों का रेट हमारा बराबर होगा। ठीक है, ये इंक्रीज होने से बढ़ेगा, वो डिक्रीज होने से घटेगा। तो एट अ पॉइंट कोई 2 या 3 या 4 साल बाद ऐसा टाइम जरूर आएगा जब दोनों का कॉस्ट हमारा सेम होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं क्या करना है। हम लोग पहले नोट कर लेते हैं क्या एप्रिसिएट कर रहा है, बिल्डिंग हमारा क्या कर रहा है, डिप्रिसिएट कर रहा है, डिप्रिसिएट कर रहा है बाय 10%। बिल्डिंग हमारा 10% डिप्रिसिएट कर रहा है पर ईयर। तो हम लोग डिप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डिप्रिसिएशन के केस में हमारा फॉर्मूला सेम होता है। तो बिल्डिंग का कॉस्ट आफ्टर एन ईयर्स क्या होगा, तो लिख देते हैं यहाँ, कॉस्ट ऑफ
बिल्डिंग आफ्टर n ईयर्स, n सालों के बाद बिल्डिंग का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1331,001 यानी 100 माइनस R% अपॉन 100 की पावर n। तो इसको अगर हम एक स्टेप और सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 133100 इंटू 90 अपॉन 100 की पावर n। ये हमारे पास आ गया बिल्डिंग का कॉस्ट n ईयर्स के बाद क्या होगा। डिप्रिसिएट कर रहा है, घट रहा है, तो ये हमने माइनस का फॉर्मूला लगा दिया है ना। अब आते हैं हम लोग लैंड के ऊपर, तो लैंड का भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं लैंड हमारा क्या कर रहा है, लैंड हमारा एप्रिशिएट कर रहा है, एप्रिशिएट्स कर रहा है बाय 10%। तो क्या हो जाएगा n ईयर्स के बाद, आफ्टर n ईयर्स, n सालों के बाद उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 72,900 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर n। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एप्रिसिएट कर रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए हमने प्लस का साइन लगाया। वो डिप्रिसिएट कर रहा था इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया। इसको सॉल्व करेंगे एक स्टेप, तो ये होगा 72,900 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 100 की पावर n। अब आप ध्यान देना थोड़ा, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। दोनों का हमारा n ईयर्स के बाद वो रेट सेम हो जा रहा है। क्या हो रहा है, हमारा सेम हो जा रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो हम लोग इक्वेट करते हैं इसको, लेट्स इक्वेट बोथ। तो दोनों को इक्वेट करने के बाद फर्स्ट और इक्वेशन एज गिवन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरे से हम लोग इक्वेट करने पे हमें क्या मिलेगा, पहले वाले में था 133100 90 अपॉन 100 की पावर n इज इक्वल टू 72900 फिर 110 अपॉन 100 की पावर n। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, या तो इसको उधर ले जाओ या तो उसको इधर ले जाओ, दोनों में से कोई एक प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ 1331 अपॉन 729 इस साइड कर दिए, इनका साइड चेंज कर दिए, तो 110 बाय 100 की पावर n डिवाइड में आएगा, ये डिवाइड बाय 90 अपॉन 100 की पावर n। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यूज़। अब देखो दो नंबर अगर डिवाइड में है और पावर सेम है तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, पावर बाहर ले सकते हैं। तो इसको एक स्टेप और भी हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा एक स्टेप और भी सॉल्व किए तो 1331 बाय 729 इज इक्वल टू 110 110 अपॉन 100 डिवाइड बाय 90 अपॉन 100 की ओवरऑल पावर n। इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, 100 से 100 डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये 110 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 90 इंटू 100 अपॉन 90 की पावर n। ये हमारा डिवीजन रूल है, 1331 बाय 729। इसको हमने और सॉल्व किया तो ये हमारा 1 0 से 1 0, 100 से ये 100 कट गया, ये हमारे पास 11/9 आ गया, 11/9। और ये हमारे पास है 1331/729 और ये आ गया 11/9 की पावर n। और भी एक दो स्टेप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये हमारा क्या है, 11 की पावर 3 है और 729 हमारा 9 की पावर 3 है, और ये 11/9 की ओवरऑल पावर n है। तो इसको हम लिख सकते हैं 11/9 की पावर n, और इसको लिख सकते हैं 11/9 की पावर 3। तो अगर बेस सेम है तो पावर हमारा क्या आ जाएगा, दैट्स वाई n इज 3, मतलब 3 सालों में दोनों का रेट क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा। तो हमने ओवरऑल सॉल्व किया तो हमें ये वैल्यूज़ मिले, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन था बिल्डिंग का कॉस्ट
1,33,100 है, और उसके ऊपर ज़मीन के ऊपर एक बिल्डिंग बना, उस ज़मीन का रेट 72,900 है। कितने सालों के बाद दोनों का रेट बराबर हो जाएगा? अगर लैंड बिल्डिंग का रेट डिक्रीज हो रहा है, हर साल उसका रेट कम हो रहा है, और ज़मीन का रेट हर साल इंक्रीज हो रहा है, दोनों का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट 10% पर एनम है, तो हमने दोनों को n ईयर्स में मान लिया बराबर हो गया। फिर दोनों का एक का एप्रिसिएशन में हमने प्लस कर दिया, डिप्रिशिएशन में हमने माइनस का फॉर्म लगाया, फिर दोनों को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करके हमने सॉल्व किया, तो फाइनली हमारा जो n का आंसर है वो 3 आ गया। मतलब 3 ईयर्स के बाद हमारा दोनों का रेट पता चल गया। चलो लास्ट ट्रिक देखते हैं। लास्ट ट्रिक क्या कहता है हमारे पास? द लास्ट ट्रिक इज इफ द आफ्टर स्पेंडिंग P1% फर्स्ट, मान लो आपके पास कुछ अमाउंट है, उसका पहले आपने P% खर्चा किया, फिर जो बचा आपके पास उसका फिर से आपने P2% खर्चा किया, फिर मान लो बचा उसका फिर से तुमने P3% खर्चा किया। मतलब जितना बचते जा रहा हो उतना आप खर्चा करते जा रहे हो, और फाइनली आपके पास मान लो B अमाउंट बच गया, लास्ट में आपके पास B रुपए बच गए। तो बताओ कि स्टार्टिंग में आपके पास टोटल कितने रुपए थे? स्टार्टिंग में टोटल रुपए क्या था? तो उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला लगाओ, जो बचा हुआ अमाउंट है उसको जितने बार आप खर्च कर रहे हो उतने टाइम्स 100 आएगा। 2 बार खर्च किए तो 2 बार, 3 बार खर्च किए तो 3 बार 100, 4 बार खर्च किए तो 4 बार 100 से मल्टीप्लाई होगा। और नीचे पहला परसेंटेज क्या खर्च हुआ, दूसरा परसेंटेज क्या खर्च हुआ, 100 में माइनस करते जाओ, ऐसे सोन। आपका ये फॉर्मूला का ट्रिक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन बना के देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि राम है, उसने स्पेंड किया 30% ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का 30% उसने पहले खर्च किया। फिर उसके बाद ऑन हाउस रेंट फर्स्ट, मतलब हाउस किराया, घर के किराए पे उसने 30% खर्चा किया। तो पहला उसने हाउस रेंट 30% खर्चा किया, तो ये हमारा P1 के जैसा ट्रीट करेगा। फिर उसने 30% ऑफ द रेस्ट अमाउंट स्पेंट ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चे के एजुकेशन पे उसने फिर से खर्चा किया। कितना खर्चा किया? 30% फिर से उसने खर्चा। जो अमाउंट किराया देने के बाद उसके पास बचा उसका 30% उसने बच्चे के एजुकेशन, मतलब स्कूल फीस हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, बुक नोटबुक लाने में खर्चा कर दिया। एंड थर्ड वन P3 24% ऑफ रेस्ट अमाउंट सैलरी स्पेंड्स ऑन इन क्लोथ, फिर कपड़े लत्ते खरीदने में उसने 24% बचे हुए सैलरी का 24% और भी खर्चा कर दिया। और फाइनली जाके आफ्टर द एक्सपेंडिचर ही हैज़ लेफ्ट विद 2500, और फाइनली उसके पास जाके 2500 रुपये बच गए लास्ट में। देन व्हाट इज हिज ओरिजिनल सैलरी? तो स्टार्टिंग में उसके पास सैलरी कितना था वो आपको बताना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर P1 का जो वैल्यू है वो 30% है, P2 जो है वो भी 30% है, तीसरा खर्च किया P3 वो 24% है, और जो लास्ट में अमाउंट बच गया B वो हमारे पास है 2500। तो टोटल सैलरी हम लोग फॉर्मूला के बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो हमने जो ट्रिक पढ़ा है उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास फॉर्मूला आता है। ये हमारे पास टोटल सैलरी क्या हो जाएगा उसके पास, टोटल सैलरी उसके पास क्या है, तो बी हमारे पास है 2500। 103 पर परसेंटेज खर्चा कर रहा है इसलिए 100 इंटू 100 इंटू 100 3 टाइम्स आएगा। उसके बाद 100 माइनस 30, फिर से 100 माइनस 30, और फिर से 100 माइनस 24, 3 बार खर्चा किया। तो ये हमारे पास तीनों परसेंटेज बारी बारी से लिख दिए। अब इसे सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो 2500 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन ये हो गया हमारे पास 70 इंटू 70 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट किए तो मेरे ख्याल से 76 आ जाएगा। ये 76 आ गया। तो हमने ये 2 0 से इसके 2 0 ख़त्म कर दिए। अब ये कोई कैंसिल हो ही नहीं रहा है, तो इनको आपस में क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हाँ, जब इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें जो वैल्यूज़ मिले वो वैल्यूज़ मुझे लग रहा है थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया। 100 इंटू 100 इंटू 100 बाई 776, इसको मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ आंसर क्या आता है।
25123456 अपॉन 7 7 जा 49 इंटू 76। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आता है। लेट्स सी। मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, मैं इसको थोड़ा सा फटाफट कर देता हूँ। कैलकुलेटर है इसीलिए 25100000 यानी 6 जीरोज़ हो गए, डिवाइडेड बाय 49 अगेन डिवाइडेड बाय 76। यह आ गया हमारे पास 67, हमारे पास वैल्यू आ गया 6713। बहुत बढ़िया। ये हमारे पास आंसर आ गया 6713 रुपीज़ एंड 21 पैसे। ये उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग में उस बंदे के पास कितना था? 6,713 रुपीज़ एंड 21 पैसे। ऑल अबाउट इतने पैसे थे उसके पास स्टार्टिंग में। तब जाके उसने 30% रेंट पे दिया, 30% फिर उसने एजुकेशन पे खर्च किया, 24% उसने क्लोथ पे खर्च किया, और उसके बावजूद उसके पास 2500 रुपये बच गए। तो फाइनली उसके पास ये रुपए था स्टार्टिंग में। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा कुछ प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। इतना काफ़ी आज के लिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है।